दोस्तों, जापान के द्वारा सुनामी की एडवाइजरी दी गई है जो ईस्टर्न जापान के अंदर कुछ आइलैंड्स आते हैं। आप लोगों ने समय समय के ऊपर इस तरह की खबरें पक्का ही सुनी होंगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जापान के अंदर इतनी सुनामीज, इतने जो अर्थक्वेक हैं, वॉल्केनो हैं, ये आखिर क्यों देखने को मिलते हैं, इनके पीछे के कारण क्या हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। अभी देखो, जो अभी करंट वाली जो वार्निंग आई है वो इसलिए आई है क्योंकि एक 6.6 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है, जो रिक्टर स्केल पे हमें देखने को मिलता है, वो अभी रिसेंटली स्ट्रक किया और इस वजह से एक सुनामी की आशंका यहाँ पे जताई जा रही है। थोड़ा सा हम चलते हैं अपनी ज्योग्राफी के अंदर। यहाँ पर आप देख पाओगे जो धरती है ना, अलग अलग प्लेट से बनी हुई है। राइट, जैसे आपको यहाँ पे पैसिफिक प्लेट देखने को मिल जाएगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, अंटार्कटिक प्लेट हो गया, नास्का प्लेट हो गया। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हमारे लिथोस्फीयर को यहाँ पे बनाती हैं। अब यहाँ पर ये जो डिफरेंट प्लेट्स हैं, यहाँ पर इनकी बाउंड्रीज होती हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्रीज भी बोलते हैं। अब अगर आप नोटिस करोगे, जो पैसिफिक ओशन वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो चार मेन टेक्टोनिक प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगी। आपका पैसिफिक प्लेट हो गया, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, एंड साथ ही साथ आपका जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इन सभी की वजह से होता क्या है ना, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, एक दूसरे के नीचे सबडक्ट करती हैं। जैसे एग्जांपल से बताऊं, जो पैसिफिक प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट करती है। इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से इस एरिया के अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक, हमें बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। इसी वजह से इस जगह को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये सारा कहीं ना कहीं रिंग ऑफ फायर के अंदर ही हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज का बहुत मात्रा में हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे ना पूरे इस एरिया की, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपको सबडक्शन जोन देखने को मिल जाएंगे, जहां पर पैसिफिक प्लेट आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जाती है। इसी वजह से यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रेंचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाता है। कई बार ये जो अर्थक्वेक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, एंड इस वजह से अर्थक्वेक्स कई बार बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, एंड इस वजह से इस एरिया में बहुत सारी सुनामीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो कई बार जो होता है ना कि आपस में प्लेट्स के टकराने की वजह से बहुत बार स्ट्रेस डेवलप होता है। उस स्ट्रेस से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, एंड ये वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक एंड बाकी और चीजों का कारण बन जाती है। अगर देखो हम बात करते हैं जापान की, तो जापान आपको चार आइलैंड से बना हुआ देखने को मिल जाएगा। जैसे होकाइडो, ठीक है, यहाँ पे दूसरा होंशु हो गया, तीसरा शिकोकू हो गया, और चौथा क्योशु। ये चार मेजर आइलैंड्स हमें जापान के अंदर देखने को मिलते हैं। और जापान की जो कैपिटल है वो भी यहाँ पर टोक्यो हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जापान भी इसी रिंग ऑफ फायर के अंदर ही लोकेटेड है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ये रिंग ऑफ फायर के अंदर लोकेटेड होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे अर्थक्वेक, बहुत सारे हमें जो सुनामीज वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यही एक कारण है कि यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। साथ ही है ना, हमें ये भी समझना है कि एक ना 2011 के अंदर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे अर्थक्वेक देखने को मिलता था, जिसका नाम क्या था, जिसका हमें फुकुशिमा हम डिजास्टर के नाम से जानते हैं। बाद में सुनामी में कन्वर्ट हो गया, पर एक्चुअली में इसकी स्टार्ट कैसे हुई थी, यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो जगह है, यहाँ पर क्या हुआ, 9 मैग्नीट्यूड का हमें एक अर्थक्वेक देखने को मिला। इस अर्थक्वेक की वजह से क्या आई, इस अर्थक्वेक की वजह से आई सुनामी। सुनामी ने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास ना फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसको यहाँ पे इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। और यहाँ पर जो अलग अलग रिएक्टर थे, चाहे रिएक्टर 1 हो, रिएक्टर 2, रिएक्टर 3, तीनों के तीनों रिएक्टर्स को यहाँ पे इसने डिस्ट्रॉय किया, एंड इस वजह से उनमें मेल्ट डाउन भी एक देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पर जो रेडिएशंस वगैरह भी हमें बहुत मात्रा के अंदर फैलते हुए देखने को मिले। जब ये सारी चीजें हुई ना, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इन रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए, ठीक है ना, इनको जो रिएक्टर्स को कूल डाउन करने के लिए, उनके कोर को कूल डाउन करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। पर जब ये सुनामी आई, उससे क्या हुआ, ये पानी हो गया लीक। पानी लीक हुआ तो कहीं ना कहीं पानी चला गया बेसमेंट के अंदर, चला गया, जो वहां का जो रेन वाटर था, वहां का जो ग्राउंड वाटर था, उनके साथ मिक्स हो गया। उससे बहुत भयंकर तबाही हो सकती थी। अब इसी वजह से जापान को पता क्या करना पड़ता है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ना जो रिएक्टर्स हैं, उनको कूल करना पड़ता है। अब कूल करने की वजह से क्या चाहिए होता है, उनको चाहिए होता है बहुत सारा पानी चाहिए होता है। अब इतना सारा पानी चाहिए, और एक्चुअल में अगर आपको नंबर बताऊंगा ना, तो आप जान के हैरान हो जाओगे कि लगभग 170 टन पानी हर रोज चाहिए होता है इनको कूल रखने के लिए। अब पानी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, फिर बाद में पानी यूज करने के बाद आप क्या करोगे, उनको स्टोरेज करना पड़ेगा। तो स्टोरेज टैंक के अंदर अक्सर उनको स्टोर किया जाता है। अब हुआ पता क्या है, ये स्टोरेज टैंक्स भी ना बहुत ज्यादा भर चुके हैं, क्योंकि देखो इस चीज को अब 12 साल होने वाले हैं, तो स्टोरेज टैंक्स भी कब से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो अब ना जापान को थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि अब आगे कैसे चलना है। तो अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने फुकुशिमा प्लांट का ना जो पानी था, कहीं ना कहीं उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया।
ट्रीट करना का मतलब क्या है? देखो, पानी जब आप कहीं न कहीं यूज़ कर रहे थे, तो वो गंदा हो जाएगा, जिसको हम कंटैमिनेटेड वाटर बोलते हैं। बिल्कुल। अब इस पानी को सीधा हम अपने जो समुद्र है, उसके अंदर तो रिलीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या किया जाता है ना, इस कंटैमिनेटेड वाटर को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर जो भी अलग-अलग तरह के डेंजरस जो आइसोटॉप्स होते हैं, उनको यहाँ पे हटाया जाता है। सिर्फ़ एक चीज़ जो मेजरली ट्रिटियम होती है ना, जो कि हाइड्रोजन का ही एक फ़ॉर्म है, वो थोड़ा-सा रह जाता है। उसको भी हम क्या कर रहे हैं, उसको भी यहाँ पे इसकी मात्रा कम करने की कोशिश करी जा रही है कि इसका जो लेवल हो ना, वो इतना हो कि वो जो एक्वेटिक लाइफ़ है, उसको हार्म ना करे। तो यहाँ पर जापान ने यही चीज़ करी है कि पानी को फ़िल्टर किया गया है। फ़िल्टर करने के बाद जो भी उनके लेवल्स थे, वो ऐसे इंश्योर किया गया है कि वो सेफ लेवल्स के विदिन आ जाएँ एंड फिर क्या किया जा रहा है, उनको पैसिफिक ओशन के अंदर रिलीज़ किया जा रहा है। तो ये जापान का पूरा प्रोसेस है, जो टेप्को कंपनी है ना वहाँ की, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर जो कंपनी है, उसके द्वारा ये पूरा काम यहाँ पे किया जा रहा है। अब इसी वजह से ना जापान के जो रिश्ते हैं चाइना के साथ, वो और भी खराब हो गए हैं। सर ऐसा क्यों? देखो, चाइना ना एक्चुअल में क्या है ना, बहुत सारा सी फूड जो है वो जापान से मंगाता है। अब चाइना को ये कंसर्न है कि यार ये कहीं न कहीं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वाटर है, जो उसका यूज़ किया गया था, वो ये डायरेक्टली ओशन के अंदर डाल रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि सी फूड भी जो वहाँ की फिशेज़ हैं, उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। अब क्योंकि जो चाइना है, वो जापान से ये सब चीज़ें मंगाता है, तो चाइना को डर है कि वहाँ के लोग जब इस तरह का फूड कंज़्यूम करेंगे, तो उनके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट ना आए। ऊपर से बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो भी जापान के इस पर्टिकुलर चीज़ को विरोध कर रहे हैं। पर जापान ने ये बात बोली है कि उनकी जो जापान की एटॉमिक एजेंसी है एंड साथ ही साथ जो दुनिया भर की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उन दोनों ने इस पर्टिकुलर प्लान को अप्रूव दिया है कि पानी को एक्चुअल में प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा रहा है। और जो इसका रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, वो बहुत ही नेग्लिजिबल होने जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और मेजरली हमें पता होना चाहिए था इसके पीछे का कारण कि आखिर जापान में ये सुनामीज़ और बाकी सारी चीज़ें क्यों आती हैं एंड वो हमने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर समझने से अच्छे से समझ ली हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे, मैं आने वाले वीडियोज़ के अंदर आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।